दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाल ही में रिलीज हुई एक तेलुगु ब्लॉकबस्टर मूवी को लेकर आया हूँ। मूवी का नाम और रेटिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के बेटर एक्सपीरियंस के लिए इसकी स्पीड को 1.25x पर सेट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत सनातन धर्म की कुछ मूल बातों से होती है। ये बताया जाता है कि सनातन धर्म बहुत ही प्राचीन है और इसमें दो सबसे अहम सिद्धांत माने जाते हैं, कर्म और पुनर्जन्म। यानी इंसान अपने कर्मों का फल इसी जन्म में या अगले जन्मों में पाता है। अगर कर्म अच्छे हो तो उसका असर अच्छा होता है, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। और जब कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है तब जाकर मोक्ष मिलता है। यही आइडिया फिल्म की पूरी कहानी की नींव बनाता है। इसके बाद हम एक बूढ़ी महिला और उसकी पोती को देखते हैं। वो बच्ची घर की गाय को खाना खिला रही होती है, लेकिन गाय खाना नहीं खाती। इस पर बच्ची गुस्सा होकर अपनी दादी के पास जाती है। तब दादी उसे समझाती है कि बेटा, कभी भी माँ और गौ माता को गाली नहीं देनी चाहिए। वो आगे एक पुरानी कहानी सुनाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि छोटे छोटे पाप भी इंसान को मोक्ष से दूर कर सकते हैं। फिर कहानी लगभग 100 साल पीछे चली जाती है। वहाँ एक जमींदार और उसकी पत्नी गांव में रहते हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उनके यहाँ संतान नहीं होती। इसी वजह से जमींदार की पत्नी तरह तरह की पूजा पाठ करवाती है और मंदिर के चक्कर काटती है। इसी दौरान उसे काटे रम्मा नाम की देवी के बारे में पता चलता है, जिनकी मूर्ति घने जंगल में स्थित होती है। वो वहाँ जाकर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। अगले दिन जब वो फिर से मंदिर के पास जाती है तो उसे छोटे बच्चों के पद चिन्ह दिखाई देते हैं। वो समझ जाती है कि देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। हालांकि दूसरी तरफ जमींदार को किसी तांत्रिक ने सलाह दी होती है कि अगर वो गाय की बलि देगा तो उसे भी संतान प्राप्ति होगी। और फिर वही होता है, जमींदार घर की गाय की बलि दे देता है। उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। उसी पल से उस परिवार पर एक बड़ा पाप लग जाता है। वैसे दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मूवी के अंदर दिखाया गया है। और सच बताऊं तो इस तरह की बलि देने की बातें मैं और मेरी पूरी टीम अपने मुंह से कभी कहना ही नहीं चाहती। वेल, कमिंग बैक टू दिस स्टोरी। अब कुछ महीनों के बाद उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा अपाहिज पैदा होता है। यानी जो कृपा मिलने वाली थी वो भी अधूरी और श्राप जैसी बन जाती है। इतना ही नहीं, जमींदार का पाप सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे गांव पर उसका असर पड़ता है। गांव में ना तो बारिश होती है, ना फसल अच्छी होती है और भूख से लोग मरने लगते हैं। कर्म का फल अब पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा होता है। तब जमींदार की पत्नी दोबारा उसी देवी के मंदिर में जाती है और गांव को बचाने के लिए प्रार्थना करती है। मंदिर के पास एक बड़ा पेड़ होता है जिस पर मन्नत के तौर पर कुछ बांधा जाता है। यही रिचुअल वो पहली महिला होती है जो करती है। धीरे धीरे गांव की दूसरी महिलाएं भी वही करने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद हालात सुधरने लगते हैं और गांव फिर से नॉर्मल होने लगता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ समय के बाद जमींदार की पत्नी एक और बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा भी अपाहिज पैदा होता है। लेकिन उस परिवार के ऊपर से पाप का असर खत्म नहीं होता। फिर कहानी 1987 में शिफ्ट होती है। अब उस जमींदार का आखिरी वारिस सामने आता है। कुछ समय पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। खुद वो जमींदार भी थोड़ा अपाहिज होता है। अब उसके यहाँ जो बच्चा पैदा होता है उसे एक अजीब सी बीमारी होती है। अगर सूरज की किरणें उसके शरीर पर पड़ जाएं, तो उसका शरीर जल सकता है। यानी बच्चा सामान्य नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक कंडीशन के साथ पैदा हुआ है। ये भी पता चलता है कि जमींदार शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके दोस्त ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। अगले दिन उसका दोस्त एक बड़े पंडित के पास जाकर बच्चे की कुंडली दिखाता है और उसकी परेशानी बताता है। पंडित जी थोड़ी जांच के बाद समझ जाते हैं कि ये सब उस पुराने जमींदार के पापों का नतीजा है। वो साफ कहते हैं कि ये बच्चा बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि खानदान का पाप अब अगली पीढ़ी में भी घूम रहा है। फिर कहानी प्रेजेंट डे यानी 2026 पर लौटती है। सुबह सुबह एक आदमी शौच के लिए बाहर जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। एक पेड़ पर 2 लाशें लटकी हुई होती हैं। इसके बाद पुलिस और मीडिया मौके पर पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी जांच शुरू कर देते हैं। देखने से लगता है कि ये लाशें ज्यादा पुरानी नहीं है। इसी समय गांव में माया नाम की एक साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर आती है। वो इंस्पेक्टर से केस की डिटेल्स पूछती है, लेकिन इंस्पेक्टर काफी घमंडी स्वभाव का होता है। वो माया को ठीक से जवाब भी नहीं देता। असल में माया इस केस पर रिसर्च कर रही होती है और इसी सिलसिले में वो हैदराबाद से गाँव आई होती है। फिर माया को क्राइम सीन पर एक अजीब सा मास्क दिखाई देता है। वहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब हम 1 महीने पहले की घटना देखते हैं। रात के समय प्रसाद नाम का एक आदमी साइकिल से घर लौट रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके आसपास है। इसी दौरान उसकी साइकिल की चेन उतर जाती है और इसीलिए वो उसे ठीक करने लगता है। तभी कई मास्क पहने लोग उसे घेर लेते हैं। प्रसाद डरकर उनसे कहता है कि उसके पास चुराने लायक कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दे। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मास्क वाले लोग कोई और नहीं, बल्कि उसके बेटे शिवा और उसके दोस्त थे। आज प्रसाद का बर्थडे होता है और शिवा ने ये पूरा सरप्राइज प्लान किया था। केक कटिंग के बाद शिवा अपने पिता को एक स्मार्टफोन गिफ्ट करता है। अगले दिन उस नए फोन पर एक अनजान आदमी का कॉल आता है। वो शिवा के पिता से निधि नाम की किसी लड़की के बारे में पूछने लगता है। शिवा फोन उठाकर उसे समझाता है कि ये रॉन्ग नंबर है, लेकिन असल में उसके पिता का सिम पहले निधि के नाम पर था। इसलिए वो आदमी बार बार उसी नंबर पर कॉल करके अजीब अजीब बातें करने लगता है कि निधि का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? क्या कल रात तुम उसके साथ सोए थे? मैंने उस निधि को बहुत बार पटाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आई। तुमने उसे क्या दिखा दिया? अब शिवा गुस्से में आ जाता है। वो उस आदमी से उसका लोकेशन मांगता है और गुस्से में धमकी देता है कि अपना लोकेशन भेजो, मैंने उसे क्या दिखाया है तुम्हें भी वही दिखाऊंगा। वेल, अब कहानी उसी गांव की तरफ लौटती है जहां गांव की औरतें लगातार उस पेड़ के पास जाकर अपनी अपनी मन्नतें मांगती रहती हैं। हालांकि इसी दौरान मंदिर के पुजारी को अजीब से विजन्स आने लगते हैं और उसे महसूस होने लगता है कि गांव पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। तभी उसी गांव की एक औरत पर देवी माँ का असर दिखाई देता है।
वो लोगों से कहती है कि इस गांव पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इसी वजह से उसी रात पुजारी जमींदार के घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ अब कोई नहीं रहता क्योंकि पूरा खानदान तबाह हो चुका होता है। उनके साथ क्या हुआ ये बात आगे जाकर साफ होती है। पुजारी समझ जाता है कि असली समस्या इसी घर से जुड़ी है, इसलिए वो वहाँ एक बोर्ड लगाकर लिख देता है कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा वरना उसकी मौत हो जाएगी। इधर कहानी दूसरे गांव में पहुंचती है जहाँ एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता है। उसके पास उसका शिष्य आता है और घबराकर कहता है कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, जिसे शक्तियाँ नहीं मिलनी चाहिए थी उसे वो शक्तियाँ मिल गई हैं। अब पूरी दुनिया खतरे में है और गुरुजी को ही रास्ता दिखाना होगा। ये सुनकर तांत्रिक अपने शिष्य को एक चीज देता है और बताता है कि बहुत साल पहले सिद्धों ने त्रिकाल की आत्मा को इसमें कैद किया था। जब धरती पर कोई बुरी शक्तियाँ आती हैं तब ये आत्मा बाहर निकलती है, लेकिन उसे जगाने के लिए एक शरीर चाहिए। इसलिए वो अपने शिष्य से कहता है कि अपने काले जादू से इस आत्मा को जगाओ, फिर ये चीज खुद बताएगी कि किस आत्मा को किस शरीर में प्रवेश करना है। इसके बाद वो शिष्य उसी चीज को लेकर तलाश में निकल जाता है। अगले दिन गांव का पुजारी अपने घर में पूजा कर रहा होता है, तभी उसे एक औरत की हंसी सुनाई देती है। उसे लगता है कि पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता और फिर अचानक उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद गांव वाले ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। मरने से पहले पुजारी ने एक छोटा सा लेटर लिखा होता है जिसमें वो कहता है कि गाँव की देवी माँ बहुत क्रोधित है। इसके बाद गाँव में लगातार मौतें होने लगती है और जो भी लोग मर रहे होते हैं उनके हाथों में एक पेपर मिलता है जिस पर उनकी विश लिखी होती है। किसी ने कर्ज के दुख में जान दी होती है तो किसी की संतान नहीं थी और वो उसी तरह से मर चुकी होती है। गांव वाले अब डरकर आपस में बातें करने लगते हैं कि जो भी देवी माँ से मन्नत मांग रहा था वही लोग मर रहे हैं। उन्हीं में शंकर नाम का एक आदमी भी होता है। उसने गांव के कई लोगों को कर्जा दिया हुआ था। वो शहर से अपना फार्म हाउस बनवाने गाँव आया होता है। तभी संपत नाम का एक आदमी उसे थप्पड़ मार देता है और डांटते हुए कहता है कि गांव में क्या चल रहा है और तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर पता चलता है कि पहले मरे हुए पुजारी ने अपने लेटर में ये भी लिखा था कि अगर उस जमींदार के खानदान वाले पूजा करेंगे तो समस्या हल हो सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि उस खानदान की औरत अपने बेटे को लेकर इलाज के लिए दूसरे शहर गई होती है। यानी कई साल पहले इसी खानदान ने देवी माँ की पूजा करके गाँव को बचाया था और अब भी वही लोग ये काम कर सकते हैं। हालांकि उस परिवार की औरत संध्या कहाँ है ये किसी को नहीं पता। गाँव की हालत को देखकर लोग धीरे धीरे वहाँ से पलायन करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ कुछ लड़के शिवा के पिता को फोन करके निधि के बारे में पूछते रहते हैं। तभी शिवा उनके लोकेशन पर पहुँचता है और उन्हें बुरी तरह से पीट देता है। वो लड़के ड्रग लेने वाले और कॉलेज की लड़कियों को परेशान करने वाले होते हैं। फाइट के बाद खुद निधि शिवा को कॉल करके थैंक यू कहती है। असल में उसने उन लड़कों से परेशान होकर अपना सिम बंद कर दिया था। फिर उसी कॉलेज में शिवा को देखकर वो अपने ही नंबर पर कॉल करके उसे थैंक यू बोलती है। शिवा भी उससे अच्छे से बात करता है और उसे मोटिवेट करता है कि आजकल लड़कियों को डरना नहीं चाहिए बल्कि सामना करना चाहिए। कुछ दिन के बाद शिवा का पिता उसके पास आता है और फोन वापस करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये फोन उसे नहीं चाहिए क्योंकि पता नहीं वो निधि कैसी लड़की है जो बार बार थैंक यू बोलने के लिए कॉल करती रहती है। शिवा फिर खुद निधि को कॉल करके थोड़ा डांटता है और कहता है कि ये मेरे पापा का नंबर है, इस पर बार बार कॉल मत करो और जब एक बार थैंक यू बोल दिया तो वही काफी है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है जहाँ शिवा को फिर से दिखाया जाता है। यहाँ एक अजीब बात सामने आती है कि जो भी उसे लोकेशन भेजता है वो हमेशा उसी गांव की दिखती है। यहाँ तक कि जब वो फूड डिलीवरी भी मांगता है तब भी लोकेशन वही गांव होता है। शिवा अब तक 3 मोबाइल फोन्स बदल चुका होता है, लेकिन हर फोन में वही प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा एक और स्ट्रेंज बात ये होती है कि जब भी निधि की तरफ से उसे कॉल आता है उसके कान गूंजने लगते हैं और फिर उनमें से खून निकलने लगता है। शिवा खुद भी समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। जब वो खुद निधि को कॉल करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ मिलता है। काफी दिनों से दोनों की बात नहीं हुई थी। तभी शिवा का दोस्त उसे समझाता है कि कोई अच्छी सी जॉब कर लो, इससे दिमाग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। शिवा उसकी बात को मानकर एक आदमी को कॉल करता है। असल में दूसरे गाँव में उस आदमी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी रेनोवेशन करवानी होती है। शिवा ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन शॉक तब लगता है जब पता चलता है कि प्रॉपर्टी उसी गांव में है जहां देवी माँ का मंदिर है। यानी शिवा को बार बार जो लोकेशन दिख रही थी वो वही गांव निकला। वेल, अब कहानी एक और रहस्यमयी मोड़ लेती है जबकि वही तांत्रिक इधर उधर भटकता हुआ आखिरकार शंकरपली गांव तक पहुंच जाता है। यहाँ उसे उन लोगों में से एक की चिट्ठी मिलती है जिन्होंने देवी माँ से मन्नत मांगी थी और बाद में मर गए थे। तभी उसे समझ में आने लगता है कि शायद पूजा इसी गांव में करनी होगी। इसके बाद वो गांव के भीतर घुसकर उस चीज की फिर से तलाशी करता है। तब उसे 3 कब्रें दिखाई देती हैं और वही चीज वो उन कब्रों के ऊपर रखकर तंत्र विद्या शुरू कर देता है। काफी देर की पूजा के बाद वो चीज असल में एक अंडा निकलती है और उसी अंडे से त्रिकाल की आत्मा बाहर निकल आती है। साथ ही जिस कब्र के अंदर लाश पड़ी होती है वो भी जैसे जाग उठती है। इसी रात कुछ लोग उस पुराने जमींदार के घर पहुँचते हैं क्योंकि अगले दिन सुबह शिवा को इसी बंगले के पास रेनोवेशन के लिए आना था। लेकिन तभी कब्र से जागी हुई लाश वहाँ पहुंचकर उन सबको मार देती है। अगली सुबह शिवा उस बंगले के पास पहुंचता है। वो अंदर जाकर फ्रिज खोलता है जहाँ ढेर सारा खाना रखा होता है। असल में जिस आदमी ने उससे कांटेक्ट किया था उसने पहले ही कह दिया था कि खाने की चिंता मत करना, उसका आदमी वहाँ मौजूद रहेगा। हालांकि अब तक उस बंगले के सारे लोग मर चुके होते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि शिवा को कांटेक्ट करने वाला कोई और नहीं, वही शंकर जिसने गांव वालों को कर्जा दे रखा था और शायद ये बंगला खरीद भी चुका था। इसी बीच माया उसी गांव से गुजर रही होती है और तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। वो तुरंत ब्रेक लगाती है और नीचे उतरकर देखती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। सब कुछ सुनसान देखकर वो इसे अपना वहम समझती है और आगे बढ़ जाती है। लेकिन उसी रास्ते से गुजर रहे एक गांव वाले को एक लड़की की बेहद भयानक आत्मा दिखाई देती है। वो डर के मारे भागता है और तभी उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ शिवा एक फ्रिज से बर्गर निकाल कर खाने वाला होता है। तभी उसे शॉक लगता है, बर्गर सड़ चुका होता है और उसी वक्त जब निधि उसे कॉल करती है तो शिवा के कान फिर से गूंजने लगते हैं
हैं। वो उस आवाज को सहन नहीं कर पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। सुबह जब वो फ्रिज खोलता है तो इस बार उसमें कोई खाना बचा नहीं होता और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ देर के बाद वो बंगले की ओर जांच करता है। तभी थोड़ी दूर पर उसे एक लड़की का साया दिखाई देता है और फिर से डरकर वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद दो शैतानी हाथ उसके करीब आने लगते हैं। जैसे ही शिवा होश में आता है वो ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाता है। तभी उसके 4 दोस्त वहाँ पहुँचते हैं, 2 लड़कियाँ और 2 लड़के। वो कहते हैं कि बंगला बहुत ही बड़ा है, कुछ दिन यहाँ रहकर एंजॉय करेंगे। और इसी बीच माया भी वहीं पहुँच जाती है। असल में थोड़ी देर पहले शिवा उसे देखकर डर गया था क्योंकि रात में माया की गाड़ी खराब हो गई थी और वो बंगले के गेट से अंदर आ गई थी। माया खुद को एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बताती है और कहती है कि वो किसी काम से गांव आई है। फिर वो बंगले की जांच शुरू करती है। अब रात होते ही बंगले का टेलीफोन अपने आप बजने लगता है। जब शिवा का दोस्त फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनाई देती है। वो मदद की गुहार लगाती है, प्लीज मुझे बचा लो। तभी वो दोस्त बाहर की तरफ देखता है और अपनी गर्लफ्रेंड के जैसी एक आकृति देखता है। लेकिन तभी उस घर की खतरनाक आत्मा उसे घसीटते हुए ले जाती है और जमीन में धंसा देती है। जब वो दोस्त बाकी लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने की कोशिश करता है तब उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। इसी दौरान शिवा को दूसरे कमरे में एक लड़की दिखाई देती है। वो निधि निधि कहकर उसे बुलाने लगता है, लेकिन अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो अंदर नहीं जा पाता। थोड़ी देर के बाद बंगले का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो दोस्त बाहर निकलता है। जैसे ही उस पर सूरज की किरणें पड़ती है वो जलकर राख हो जाता है। दूसरी तरफ वो तांत्रिक अपने गुरुजी के पास लौटकर बताता है कि उसने बताए गए तरीके से पूजा कर ली है। त्रिकाल की आत्मा उस अंडे के बाहर आ चुकी है। अब आगे क्या करना है और आखिर ये त्रिकाल है कौन? तब गुरुजी त्रिकाल की कहानी सुनाने लगते हैं। वो बताते हैं कि धरती पर कुछ सीक्रेट प्लेसेस रहे हैं और बहुत साल पहले ऐसी ही एक जगह थी जो इंसानों की नजरों से छुपी हुई थी। वो जगह एक पूरा शहर थी, बेहद सुंदर शहर। हालांकि बाद में ऋषियों को पता चला कि वो शहर समुद्र में डूबने वाला है। उस शहर में सिर्फ सोना चांदी ही नहीं बल्कि बहुत सारी शक्तियाँ और पावरफुल किताबें भी थी। ऋषियों ने उन सारी चीजों को एक जगह छुपा दिया और उस स्थान की रक्षा के लिए एक त्रिशूल बनाया। जो भी उस त्रिशूल को हासिल कर लेता वो शहर और उसकी शक्तियों तक पहुँच सकता था। सालों बाद त्रिकाला नाम का एक राजा उस त्रिशूल की रक्षा करने लगा। उस त्रिशूल को पाने के लिए कई राजा महाराजा दैत्य और दानवों ने कोशिश की, लेकिन अंत में त्रिकाल ने मरने के बाद अपनी आत्मा को एक अंडे में कैद कर लिया, यानी उसने खुद को वहाँ स्टोर कर दिया। अब अगर कोई उस त्रिशूल को पाने की कोशिश करेगा तो त्रिकाल की आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करके फिर से उसकी रक्षा करेगी। और हाल ही में किसी बंदे ने तांत्रिक विद्या से उस त्रिशूल को हासिल कर लिया है, इसीलिए शहर तक पहुँचने से पहले त्रिकाल को रोकना जरूरी है। फिलहाल त्रिकाल की आत्मा उस जमींदार के खानदान के एक इंसान में है, लेकिन जब उस बंदे की आत्मा को मोक्ष मिलेगा तभी त्रिकाल की आत्मा पुनर्जन्म ले सकेगी। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि उस आत्मा को मोक्ष दिलाना होगा, तभी त्रिकाल को कंट्रोल में लाया जा सकता है। हालांकि उस शरीर में मौजूद आत्मा अभी भी बदले की आग में जल रही है, इसलिए ये काम जल्दी से जल्दी करना होगा। इसके बाद कहानी फिर से थोड़ा फ्लैशबैक में चली जाती है। वहीं एक दिन जमींदार का फ्रेंड एक पंडित जी के पास पहुंचता है। वो उस न्यूबॉर्न बच्चे के बारे में पूछताछ करने आता है जिसका नाम वैतरन होता है। जैसा कि पहले बताया गया था, वैतरन को एक रेयर बीमारी होती है। अगर उसे दिन में बाहर ले जाया जाए तो उसका शरीर जल सकता है। इसी वजह से उसका फादर उसे हमेशा कमरे में बंद करके रखता है, लेकिन अकेलेपन की वजह से वैतरन का दिमाग बहुत ही वायलेंट हो जाता है। वो हमेशा अपनी काम वाली से कहता रहता है कि उसे बाहर ले जाया जाए। जब वो मना करती है तो वो बच्चा उसे मारने पीटने लगता है। तब पंडित जी कहते हैं कि पहले बच्चे के दिमाग को बदलना होगा। इसके लिए उसे दोबारा माँ का प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि वैतरन के पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। अब प्रेजेंट डे में शिवा को ये पता चलता है कि माया को इस घर की फैमिली के बारे में पहले से जानकारी है। वो माया को डराकर पूछने लगता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था और तुम इन लोगों को कैसे जानती हो। तब माया वैतरन के बारे में बताने लगती है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। असल में अपनी टीनेज एज में वैतरन ने अपने पिता को गोली मारकर मार दिया था। इसी वजह से उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया गया, लेकिन वहाँ जाकर उसकी हालत सुधरने के बजाय और भी खराब हो गई। वो वहाँ के लोगों को भी मारने पीटने लगा था। कुछ महीनों पहले सरकार ने माया को उसे ट्रीट करने के लिए अपॉइंट किया था। माया भी उसका वायलेंट बिहेवियर को देखकर शॉक हो जाती है। सबसे पहले वो वैतरन के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए उसे हिप्नोटाइज करती है और फिर कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। दरअसल वैतरन के फादर ने संध्या नाम की एक औरत से शादी की थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसे पत्नी की तरह नहीं बल्कि काम वाली की तरह देखता था। वो ना तो अपने फैक्ट्री के कामों में ध्यान देता था न घर पर, और हर बात पर संध्या को डांटता रहता था। लेकिन संध्या वैतरन को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी थी। वो उसके सपने पूरे करने लगी, मतलब वैतरन को पूरी तरह से ढककर बाहर ले जाने लगी। इतने सालों बाद जब वैतरन अपने घर से बाहर निकला तो वो बहुत ही खुश हुआ। वो पहली बार अपनी आंखों से दुनिया देख रहा था। एक दिन जमींदार का फ्रेंड अपने बेटे को भी उनके घर के पास लाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का सिगरेट पीते हुए वैतरन को भी पीने के लिए कहता है, लेकिन तभी संध्या ये देख लेती है और उस लड़के को वापस भेज देती है। बाद में उस लड़के का फादर उसे बहुत मारता पीटता है और पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि संपत होता है। कुछ दिनों के बाद संध्या प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो पेट दर्द से तड़प रही होती है तब उसका हस्बैंड उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाता। असल में उसे शक होता है कि संध्या के पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है। उसे लगता है कि संध्या का किसी और से अफेयर चल रहा है। वो संध्या को बहुत ही टॉर्चर करता है और पूछता रहता है कि बच्चे का फादर कौन है। इसी गुस्से में वैतरन अपने पिता को गोली मारकर मार देता है।
इसके बाद माया वेतरन की कहानी सुनकर उसका इलाज शुरू करती है। धीरे धीरे उसकी मेंटल कंडीशन सुधरने लगती है। रेगुलर चेकअप के लिए संध्या वेतरन को माया के पास लेकर आती है। फिर एक और बात सामने आती है। वेतरन की बहन का नाम निधि होता है। संध्या और निधि माया को कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताने लगती है। वेतरन अपनी कार में निधि को उसकी कॉलेज के पास ड्रॉप करने जाता रहता है, लेकिन जब भी निधि के फ्रेंड्स वेतरन को देखते उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि वेतरन हमेशा पूरा शरीर ढककर रखता था। लोगों की बातें सुनकर उसकी मेंटल कंडीशन और बिगड़ गई। उसका जब मन चाहता वो लोगों को मारने पीटने लगता। इसके बाद काफी दिनों तक वेतरन इलाज के लिए नहीं आया। कभी कभी निधि माया को कॉल करती थी, लेकिन कॉल करके कुछ बोलती ही नहीं थी। इसी बीच एक दिन माया को गांव वाली उस घटना के बारे में पता चलता है। वहाँ जिस आदमी ने 2 लटकती हुई लाशें देखी थी, उसी जगह उसे वेतरन का मास्क भी मिलता है। अब माया सोचने लगती है कि वेतरन का मास्क यहाँ कैसे आया। वो वेतरन के बारे में और जानने के लिए इसी बंगलो में आती है। वहाँ उसे पता चलता है कि वेतरन की फैमिली वहाँ मौजूद नहीं है। इसके बाद माया शिवा से निधि के बारे में पूछती है कि वो उसे कैसे जानता है। तब शिवा अपने बारे में बताने लगता है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। अब निधि शिवा को बार बार कॉल करके थैंक यू बोल रही थी। असल में वो धीरे धीरे शिवा को पसंद करने लगी थी। फिर दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं, लेकिन इन दोनों की मुलाकात कभी फेस टू फेस नहीं हुई। उनकी सारी बातें फोन पर ही होती रहती थी। कुछ दिनों के बाद अचानक पता नहीं निधि को क्या हो जाता है, वो शिवा को कॉल करना बंद कर देती है। इसके बाद अचानक एक दिन शिवा को निधि की तरफ से कॉल आता है, लेकिन जैसे ही उस कॉल की रिंगटोन बजती है उसके कानों से खून निकलने लगता है। यही नहीं, उसी समय उसे समझ में आने लगता है कि वो निधि को ढूंढते ढूंढते ही इस गांव तक आया था, और वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर। प्रेजेंट डे में तभी एक अजीब सी आवाज आती है। आवाज कहती है, तुम निधि को ढूंढते हुए आए हो ना? निधि तो कब की मर चुकी है। ये सुनकर माहौल और भी डरावना हो जाता है। थोड़ी देर बाद शंकर बंगलो के अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। यही शंकर था जिसने शिवा को ये बंगलो रिनोवेट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और अब वो उन लोगों के बारे में पूछने आया था जो बंगलो के पास आए थे और फिर गायब हो गए थे। शिवा शंकर से इस बंगलो के बारे में सवाल करने लगता है। वो पूछता है कि क्या ये बंगलो आपका है और यहाँ आखिर हुआ क्या था। तब शंकर उसे कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि संध्या ने शंकर से कुछ पैसे उधार लिए थे। इसी वजह से शंकर उसे बार बार परेशान करता रहता था। लेकिन इसी बीच वेतरन का दोस्त संपत उनकी फैमिली की मदद करता है और संध्या का कर्जा चुका देता है। यहीं पर एक और सच्चाई सामने आती है। एक दिन जब संपत अपनी टीनेज एज में था तो वो चोरी छुपे वेतरन के घर पहुंचा था। वो संध्या के कमरे से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी टक्कर संध्या के हस्बैंड से हो जाती है। इससे जमींदार को शक होने लगता है कि संध्या का उस लड़के से अफेयर चल रहा है। असल में जब संध्या ने सिगरेट पीते हुए संपत को डांटा था, तब संपत ने बदला लेने के लिए ये सब शुरू किया था। इतना ही नहीं, उसने अपने फादर को भी मार दिया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो संध्या की मदद करने का नाटक कर रहा था ताकि बाद में बंगलों पर कब्जा कर सके और पूरी फैमिली को मिटा सके। फिर संपत वेतरन के दिमाग में ये शक भी डालने लगता है कि संध्या का उसके साथ अफेयर चल रहा है। वो उसे यकीन दिलाता है कि संध्या संपत के साथ सो रही है और इसी वजह से संपत उसकी मदद कर रहा है। कुछ समय के बाद वेतरन अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा होता है। रास्ते में निधि की एक फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड मिलते हैं जो पूरी तरह से नशे में होते हैं, और वो दोनों वेतरन का मजाक उड़ाने लगते हैं। निधि की फ्रेंड ये भी कहती है कि निधि किसी लड़के से फोन पर लगातार बात कर रही है। अब क्योंकि वेतरन पहले से ही मानसिक रूप से अनस्टेबल था, इसलिए उनकी बातें सुनकर वो भड़क जाता है। वो दोनों को मार देता है और उनके शव पेड़ से लटका देता है। यही वजह थी कि मूवी की शुरुआत में उस आदमी को पेड़ पर लटकती हुई लाशें दिखाई दी थी। इसके बाद वेतरन घर लौटकर अपनी माँ को भी मार देता है, लेकिन निधि ये सब देख लेती है और गुस्से में गन लेकर वेतरन को गोली मार देती है। थोड़ी देर बाद शंकर और उसके आदमी वहाँ पहुँचते हैं और निधि को भी मार देते हैं। फिर शंकर और संपत मिलकर गाँव वालों को मारते रहते हैं ताकि गाँव में डर का माहौल बन जाए, और इसी दौरान वो गांव के पंडित जी को भी मार देते हैं। उनका पूरा प्लान यही होता है कि गांव को खाली करवा दिया जाए ताकि वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। इसलिए वो गांव में ये रूमर फैलाते हैं कि देवी माँ खुद लोगों को मार रही है, खासकर उन्हें जिन्होंने मन्नतें मांगी थी। प्रेजेंट डे में अब वेतरन की आत्मा शिवा के शरीर में घुस जाती है। शिवा मास्क पहनकर वेतरन की तरह बिहेव करने लगता है। माया बड़ी मुश्किल से उसे एक चेयर से बांधकर हिप्नोटाइज करती है। हिप्नोसिस के दौरान वो उसे उसकी माँ का प्यार, उसका बचपन और उसकी दबी हुई यादें दिखाने लगती है। धीरे धीरे वेतरन की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। उसी वक्त संपत वहाँ आ जाता है। शिवा गन उठाकर संपत को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसी की वजह से निधि मरी थी। इसी बीच दूसरी तरफ वो तांत्रिक वेतरन की लाश को बाहर निकालता है और उसके अंदर त्रिकाल की आत्मा डाल देता है। अब त्रिकाल संपत के सर को धड़ से अलग कर देता है। वो किसी तरह का घोस्ट राइडर जैसा रूप ले चुका होता है, लेकिन अब वेतरन कोई बुरी आत्मा नहीं रहता, वो बुराई को मिटाने वाला देवता बन चुका होता है। फाइनल सीन में डायरेक्टर हिंट देता है कि इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और ऐसी ही मूवीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि भाई उन्हें भी कुछ इंटरेस्टिंग देखने का मौका मिल जाए। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।